पूछा जा सकता है। हम लोगों ने क्लास में भी रेगुलर पढ़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, मैं रिपीट करता हूँ कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जा सकता है और कुछ ऑप्शंस दी होंगी और आपने डिसाइड करना होगा कि इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, या कोई डेफिनेशन लिखकर आपको पोर्शन छोड़ दिया जाएगा, उस पोर्शन को आपने फिल करना होगा ऑप्शंस में से डिसाइड करके कि इसमें कौन सा और कौन सी ऑप्शन जो है वो प्रॉपरली सेट बैठती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन lays down the journal and fundamental principles. कॉन्स्टिट्यूशन वो जर्नल और फंडामेंटल नेचर के प्रिंसिपल्स हैं जिस पर स्टेट के इख्तियारात को एक्सरसाइज किया जा सकता है या एक्सरसाइज किया जाता है। आसान अल्फाज में कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि ये लॉ ऑफ द लैंड भी है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए डैश यानी जगह छोड़ के, खाली जगह छोड़कर, डिस्क्राइब्ड एज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, और नीचे आपको ऑप्शन दी जाए लॉ, नीचे आपको ऑप्शन दी जाए कॉन्स्टिट्यूशन, नीचे आपको ऑप्शन दी जाए रूल्स, नीचे आपको ऑप्शन दी जाए रेगुलेशंस। अब ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास और आपसे पूछा गया है कि डैश डिस्क्राइब एज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। तो आप लोगों को पता है कि फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, वैसे भी आप मतलब समझदार हैं, चीज़ों को समझते हैं, इंटेलिजेंट है माशाल्लाह आपकी क्लास, और पॉलिटिकली भी अपने माइंड को एक्सरसाइज करती है आपकी क्लास। तो जब आपसे पूछा जाएगा लॉ ऑफ द लैंड, तो लॉ ऑफ द लैंड की बात आते साथ ही हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ जाता है कि लॉ ऑफ द लैंड की बात की गई, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। अब आपको उन्होंने चार ऑप्शंस दी हैं यहाँ पर, एक लॉ, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा रूल्स और फोर्थ वन रेगुलेशन। अब आप इसमें से क्या चूज करोगे? ऑब्वियसली आप चूज करोगे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब एज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, नीचे ऑप्शन देकर, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब एज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। फिर अगर हम मजीद इसको एलेबोरेट करें तो हम कह सकते हैं लॉ विच comprises the collection of rules which establish and regulate or govern the country। बहुत आसान कर दें, ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस जो कंट्री को गवर्न करते हैं, जो मुल्क को चलाते हैं, जो मुल्क की भागदौड़ में एक अहम किरदार अदा करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन को सुपीरियर लॉ ऑफ द लैंड भी कहा जाता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा लॉ सुपीरियर है किसी भी लैंड का, तो आप लोगों के माइंड में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर लॉ है किसी भी स्टेट का। तो प्रोफेसर डाइसी की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, बहुत अहम है और इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रिपीट करता हूँ इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दैट लॉ which includes all rules which directly or indirectly affects the distribution or exercise of sovereign powers। ऐसे रूल्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सरसाइज ऑफ सोवरन पावर को अफेक्ट करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। अब इसमें मजीद एलेबोरेट किया था उसने, रूल्स डिफाइन द मेंबर ऑफ सोवरन पावर्स। सेकंड उसने कहा था रूल्स विच रेगुलेट द रिलेशन ऑफ सच मेंबर्स विद ईच अदर, डिटरमिन द मोड इन विच सोवरन पावर्स और मेंबर एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी। जिस तरह आप देखते हैं, अगर आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में वजीर आजम है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनको इख्तियारात दिए गए हैं, वो अपने इख्तियारात को उस लिमिट्स के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करते हैं। उनको प्रोक्टिव्स दी गई हैं, वो अपनी प्रोक्टिव्स को उस लिमिट्स के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करते हैं। तो वो उन्होंने अपने इख्तियारात को किस तरह से इस्तेमाल करना है, उनके पास इख्तियारात कौन कौन से हैं, उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, और वो जो तीन मेन पिलर्स हैं स्टेट के, जिसमें लेजिस्लेशन है, जिसमें एग्जेक्टिव है, जिसमें जुडिशरी है, उनके क्या इख्तियारात हैं,
और उन्होंने अपने इख्तियारात को किन लिमिट्स के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करना है और उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, और इसी तरह से चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, और जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है कि हर बंदे ने अपने अपने पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना है, किसी ने अपने इख्तियारात से तजावुज नहीं करना और किसी ने दूसरे के इख्तियारात को बेजा इस्तेमाल नहीं करना। तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है। आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसको हम आसान अल्फाज में कहें तो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। किस चीज के? ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स जिनके जरिए किसी कंट्री को चलाया जा सकता है, जिनके जरिए किसी कंट्री को रन किया जा सकता है। तो ऐसे प्रिंसिपल्स जिनके जरिए किसी कंट्री को चलाया जा सकता है या रन किया जा सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। हम मलेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, मलेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे। तो मलेशिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें इसकी हिस्ट्री से लेते हैं। 10वीं सेंचुरी में मलेशिया में इस्लाम जो है वो आया था फर्स्टली। 10th सेंचुरी में इस्लाम मलेशिया में पहली दफा आया था और 14th सेंचुरी में इस्लाम एस्टेब्लिश हुआ था मलेशिया में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, 10 सेंचुरी में इस्लाम मलेशिया में आया और 14 सेंचुरी में इस्लाम एस्टेब्लिश हुआ मलेशिया में। उसके बाद 1641 को 1641 को डच ने ऑक्युपाई किया मलेशिया को और जंग के जरिए उधर अपनी हुकूमत को एस्टेब्लिश किया। 1824 को बरतानिया ब्रिटिश जो है टाइम आया और फिर इसी अदवार में चाइना और इंडिया मलेशिया में बिजनेस करने की गर्ज से दाखिल हुए। 1942 को जापान ने जो है मलेशिया पर कब्जा किया और अपनी हुकूमत की 1942 से लेकर 1945 तक। उसके बाद 1946 को मेले यूनियन एस्टेब्लिश हुआ। 11 रियासतों ने मिलकर एक इकट्ठ किया जिसको मेले यूनियन का नाम दिया गया और वो 1946 में ये इकट्ठ हुआ। 1948 में जो ये जो यूनियन इकट्ठी हुई थी इसको फेडरेशन में तब्दील कर दिया गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, 10th सेंचुरी इस्लाम जो है मलेशिया में एंटर हुआ। 14th सेंचुरी में इस्लाम मलेशिया में एस्टेब्लिश हो गया। 1641 में डच गवर्नमेंट आई मलेशिया में, जंग के जरिए उन्होंने मलेशिया को अपने कब्जा में लिया और मलेशिया पर अपनी हुकूमत को कायम किया। 1824 को 1824 को जो है ब्रिटिश टाइम आया और इसी दौर के दरमियान मलेशिया में जो चाइना है और इंडिया जो है वो बिजनेस की गर्ज से दाखिल हुए। उसके बाद 1942 को जापान ने मलेशिया पर कब्जा किया और 1945 तक ये उसने उस पर कब्जा किया। 1946 को 11 रियासतों ने मिलकर मेले यूनियन को एस्टेब्लिश किया और फिर 1948 में ये जो यूनियन बनी थी इसको फेडरेशन में तब्दील कर दिया गया। 1957 में फर्स्टली मलेशिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया। 1957 में मैं डेट भी मेंशन कर देता हूं, 31 अगस्त 1957 में मलेशिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया और इस दिन को मर्किडा डे के नाम से जाना जाता है। मलेशिया के अंदर जब 1957 में इसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया था तो इंडिपेंडेंस डे को, अपने इस इंडिपेंडेंस डे को ये मर्किडा डे जो है वो कहते हैं।
16 सितंबर 1963 को मेले को बदलकर, जो मेले था उसको चेंज कर कर मलेशिया कर दिया गया, यानी कि मेले को मलेशिया में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद 1965 में मलेशिया जो है वो उससे सिंगापुर सिंगापुर को इंडिपेंडेंट कर दिया गया, आजाद कर दिया गया। तो ये मलेशिया की हिस्ट्री है कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो वो लास्ट में मैं आप लोगों को मौका दूंगा, आप लोग मुझसे पूछ सकेंगे। रिपीट कर देता हूँ, 10th सेंचुरी में इस्लाम जो है वो इंटर हुआ, 14th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुआ, 1641 में डच गवर्नमेंट आई और जंग के जरिए उन्होंने मलेशिया को कंट्रोल किया। 1824 से बरतानिया का टाइम शुरू हुआ। इसी दौर में चाइना और इंडिया जो है वो मलेशिया में बिजनेस करने की गर्ज से दाखिल हुए। 1942 को मलेशिया पर जापान ने हुकूमत की और 1945 तक वो रहे। 1946 को मलेशिया की 11 रियासतों ने मिलकर एक यूनियन बनाई जिसको मेले यूनियन का नाम दिया गया। 1948 को ये जो यूनियन थी इसको फेडरेशन में कन्वर्ट कर दिया गया और 31 अगस्त 1957 को इसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया और इस इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के साथ ही उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस डे का नाम मर्किडा डे रखा। और 16 सितंबर 1963 को उन्होंने इस मेले को चेंज कर मलेशिया का नाम दिया और 1965 में मलेशिया से सिंगापुर को इंडिपेंडेंट कर दिया गया। अब आप जब अपनी बुक में पढ़ते हैं, द फेडरेशन शैल बी नोन इन मेले एंड इन इंग्लिश बाय नेम मलेशिया। तो मेले कब स्टैब्लिश हुई थी? मेले सबसे पहले 1946 में यूनियन बनी थी, 11 रियासतों ने मिलकर ये यूनियन बनाई थी और 1948 को इस यूनियन को फेडरेशन में कन्वर्ट कर दिया था। जैसे कि आप ऊपर अपना टाइटल पढ़ेंगे तो नेम स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ फेडरेशन लिखा हुआ है, तो ये वो फेडरेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था और 31 अगस्त को इसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया था। और इसी तरह से जब ये इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया तो इस दिन को उन्होंने इंडिपेंडेंस डे को मर्किडा डे कहा और 1963 में इन्होंने मेले को कन्वर्ट करके मलेशिया डिक्लेयर किया, यानी कि मेले एंड इन इंग्लिश मलेशिया बाय नेम मलेशिया। द स्टेट ऑफ फेडरेशन शैल बी, अब वो उसमें कौन कौन सी रियासतें थी उनका जिक्र किया गया है। जोहोरे, कैट, मलाक्का, निगारी और ये जो बाकी रियासतें सारी इसमें मेंशन है, साबा है, सरावाक है, सलंगर है, तो ये वो मलेशिया की रियासतें हैं बेसिकली। अब जब आप आर्टिकल 2 पढ़ते हैं, पार्लियामेंट में बाय लॉ ए एडमिट अदर स्टेट टू द फेडरेशन, पार्लियामेंट के इख्तियार में है मलेशिया में कि वो कानून को मद्देनजर रखते हुए किसी रियासत को फेडरेशन का हिस्सा बना सकते हैं। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, और पार्लियामेंट के पास ही इख्तियार है कि वो अल्टर कर सकते हैं बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट को। बट अ लॉ altering the boundaries of the state shall not be passed without the consent of the state and of the conference of the rulers। ये जो तरमीम है बाउंड्रीज में और किसी रियासत को शामिल करना है, ये बगैर रियासतों की रजामंदी के और बगैर जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स के नहीं किया जा सकता। फेडरेशन का मजहब क्या होगा, दीन क्या होगा, रिलीजियन क्या होगा? मैंने आप लोगों को बताया कि 10th सेंचुरी में इस्लाम एंटर्ड हुआ था इस रियासत में, 14th सेंचुरी में इस्लाम इसमें स्टैब्लिश कर दिया गया था। तो आर्टिकल 3 ये कहता है इस्लाम इज द रिलीजियन ऑफ द फेडरेशन बट अदर रिलीजियंस मे बी प्रैक्टिस्ड इन पीस एंड हार्मनी इन एनी पार्ट ऑफ द फेडरेशन। इस्लाम बेसिक मजहब होगा और बाकी मजहब को भी आज़ादी होगी
कि वो अपने अपने मज़ाहब के मुताबिक अमन के ज़रिए जो है अपनी जो है दीनी जो है उनकी प्रैक्टिसेस हैं उनको परफॉर्म करें। In every state other than state not having ruler in the ruler the position of the ruler as head of the religion of the Islam, जो रूलर होगा हर रियासत का उसकी पोजीशन एज द हेड ऑफ द रिलीजन ऑफ इस्लाम होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ऑफ मलाका, ये अब वो जो रियासतें हैं, शेल ईच मेक प्रोविजन फॉर conferring on the young the pertaining among the position of the head of the religion of the Islam in the state। इसको इस्लाम जो है रिलीजन ऑफ इस्लाम का हेड डिक्लेयर किया गया मलेशिया में। अब सुप्रीम लॉ ऑफ द फेडरेशन कौन सा है? जिस तरह तमाम स्टेट्स में सुप्रीम लॉ, मैंने आप लोगों को जब कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पढ़ाई तो मैंने आप लोगों को क्लियर कट कहा कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट कौन सा है। अब अगर आपसे इधर पूछ लिया जाए कि सुप्रीम लॉ ऑफ द फेडरेशन ऑफ मलेशिया कौन सा है, तो आप लोगों के पास आर्टिकल 4 के तहत आंसर मौजूद है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द फेडरेशन एंड लॉ पास्ड आफ्टर मर्किडा डे। अब ये मर्किडा डे को भी मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया कि ये मर्किडा डे क्या है। बेसिकली मलेशिया जब आज़ाद हुआ था तो उस इंडिपेंडेंस डे के नाम को उन्होंने मर्किडा डे रखा था। तो सुप्रीम लॉ कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है फेडरेशन का, और लॉ पास्ड आफ्टर मर्किडा डे विच इज इनकंसिस्टेंट with this constitution shall to the extent of the inconsistency be wide। तो हर वो कानून, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन, हर वो कानून जो मर्किडा डे के बाद जो है वो पास किया गया है वो सुप्रीम है, मां सिवाय उस कानून के जो इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से मुमासलत नहीं रखता या कॉन्स्टिट्यूशन से वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जाता है। The validity of any law shall not be questioned on the ground that it imposes restrictions on the right mentioned in clause 2 of the article 9। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, अभी फिर रिपीट करेंगे। but does not relate to the matters mentioned therein। बेसिकली आर्टिकल 5 को पढ़ते हैं हम, जो हमारी फंडामेंटल लिबर्टीज से डील करता है। बड़ा अहम आर्टिकल है, इससे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इससे क्या मुराद है? किसी भी शख्स को उसकी जिंदगी से और उसकी शख्सी आजादी से महरूम नहीं किया जा सकता मां सिवाय के कानून के मुताबिक। अब जो सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ से क्या मुराद है? अगर क्रिमिनल है या उसको डिटेन किया गया है अगेंस्ट स्टेट एक्टिविटीज में, तो ऐसे शख्स के बारे में ये बात नहीं की जा रही, जनरली बात की जा रही है। अगर किसी शख्स को इन अकॉर्डेंस विद लॉ डिटेन किया गया है तो ऐसे शख्स को नहीं, बल्कि बाकी जो अशखास हैं उनको बगैर कानूनी वजह के डिटेन या अरेस्ट नहीं किया जा सकता, या उसको उसकी लाइफ से महरूम नहीं किया जा सकता, डिप्राइव्ड नहीं किया जा सकता। आपसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 5(1) डील्स विद द, या आपसे पूछा जा सकता है कि whether a person deprived of his right life or person liberty save in accordance with law, yes or no। अब आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। Where a complaint is made to High Court or any judge thereof that a person is being unlawfully detained, the court shall inquire into the complaint, and unless satisfied that the detention is unlawful, detention is lawful, shall order him to be produced before the court and released।
अब अगर किसी शख्स को लगता है कि उसे अनलॉफुली डिटेन किया गया, या उसके लीगल एड्स को लगता है, या किसी भी शख्स को लगता है कि किसी और शख्स को अनलॉफुली डिटेन किया गया है, तो वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि फलां शख्स को, या कोई बंदा खुद किसी के जरिए से एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि मुझे अनलॉफुली डिटेन किया गया है। तो उसमें हाई कोर्ट जो है, वो कोर्ट जो है वो इंक्वायर करेगी उस कंप्लेंट पर कि वाकई ही इसको अनलॉफुली डिटेन किया गया है कि नहीं, और उस इंक्वायर करने के बाद उसका ऑर्डर पास करेगी कि इसको अदालत में पेश किया जाए, अगर उसको वाकई ही अनलॉफुली डिटेन किया गया, और फिर कोर्ट उसको रिलीज करने का ऑर्डर पास करेगी। तो ये पर्सनल लिबर्टी है। यहाँ तक अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ तक अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है, जो आप लोगों ने पढ़ा है, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन हो। हिस्ट्री के हवाले से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को आज हिस्ट्री करवाई है। 10th सेंचुरी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हेन इस्लाम एंटर्ड इन द स्टेट ऑफ मलेशिया, तो आप लोग बता सकते हैं व्हेन इस्लाम एस्टेब्लिश्ड इन मलेशिया। आप बता सकते हैं डच हुकूमत के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि ये गवर्नमेंट किस तरह से एस्टेब्लिश हुई। उसके बाद आप लोगों से ब्रिटिश टाइम के बारे में पूछा जा सकता है। चाइना ने और इंडिया ने कब मलेशिया में बिजनेस स्टार्ट किया, आपसे पूछा जा सकता है। 1824 में उन्होंने स्टार्ट किया। मलेशिया पर कब जापान ने हुक्मरानी की, आप बता सकते हैं 1942 से 1945 तक। उसके बाद जो है कितनी जो स्टेट्स हैं उन्होंने मिलकर मेले यूनियन एस्टेब्लिश की, आप लोग बता सकते हैं कि 11 रियासतें थी जिन्होंने मिलकर मेले यूनियन एस्टेब्लिश की। कब एस्टेब्लिश की? 1946 में एस्टेब्लिश की। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनियन को, ये जो 11 स्टेट्स थी जिन्होंने मेले यूनियन बनाया था, ये कब फेडरेशन में कन्वर्ट हुई, तो आप बता सकते हैं 1948 में ये फेडरेशन में कन्वर्ट हुई। आपसे पूछा जा सकता है कि इसको इंडिपेंडेंट स्टेट कब डिक्लेयर किया गया, तो 31 अगस्त 1957 में मलेशिया को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद उस इंडिपेंडेंस डे को उन्होंने मर्किडा डे का नाम दिया। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है ये मर्किडा डे बेसिकली है क्या, आप बता सकते हैं ये इंडिपेंडेंस डे है जिस दिन मलेशिया को जो है आज़ाद किया गया था, एडमिट किया गया था, माना गया था, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया था। 1963 में मेले को कन्वर्ट कर दिया गया मलेशिया में, और 1965 में मलेशिया से सिंगापुर को अलग कर दिया गया। सुप्रीम लॉ कौन सा है मलेशिया में? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। और इसके साथ मर्किडा डे के बाद पास होने वाला हर कानून सुप्रीम है, अगर वो कंसिस्टेंट है विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनकंसिस्टेंट है तो फिर वो सुप्रीम लॉ नहीं है, और उस हिस्से को, जो पोर्शन इनकंसिस्टेंट है, उसको वाइड डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद फंडामेंटल लिबर्टीज को पढ़ा आपने, उसमें जर्नल आपने पढ़ा कि किसी भी शख्स को उसकी जिंदगी से या उसकी शख्सी आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता, मासवाए के इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लॉ के मुताबिक उसको महरूम किया जा सकता है। अगर किसी शख्स को डिटेन किया गया है और उसको लगता है कि उसको इलीगली डिटेन किया गया है, तो वो एप्लीकेशन दे सकता है, वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है उस कोर्ट के आगे, हाई कोर्ट के आगे। आप लोगों से यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि अगर किसी को इलीगली डिटेन किया गया तो वो किस कोर्ट में जो है कंप्लेंट मेड करेगा, तो हाई कोर्ट का जिक्र किया गया आपके बुक में मेंशन है कि हाई कोर्ट में वो कंप्लेंट दायर करेगा, और वो जो जज जिसके आगे वो कंप्लेंट दायर की जाएगी अनलॉफुली डिटेंशन की, वो क्या करेगा, वो इंक्वायर करेगा कि क्या वाकई ही इस शख्स को अनलॉफुली डिटेन किया गया है। तो उस इंक्वायर के करने के बाद अगर उसको ऐसा लगता है, वो सेटिस्फाइड होता है, उसको ऐसा महसूस होता है कि वाकई ही ये जो कंप्लेंट दायर की गई है अबाउट अनलॉफुल डिटेंशन, तो ये दुरुस्त है, तो वो हुक्म देगा
कि इस शख्स को पेश किया जाए कोर्ट के आगे जिसको अनलॉफुली डिटेन किया गया है, और फिर वो हुक्म देगा कि इसको आज़ाद कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए। जहाँ तक आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें। जी उसामा, हमजा, उमर, बोथ उमर एंड जैन। नहीं पूछना। अस्सलाम वालेकुम, क्या है सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ ले मेरे से। हिस्ट्री के हवाले से कोई नहीं बात सर, है? मैंने लेट ज्वाइन किया, मेरा तो नहीं है। अच्छा चले, मैं आपने लेट ज्वाइन किया, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। मैंने मलेशिया की हिस्ट्री आप लोगों को बताई। सबसे पहले मैंने बताया कि 10th सेंचुरी में मलेशिया में स्टेट में इस्लाम एंटर हुआ। 14th सेंचुरी में यहाँ पर इस्लाम को एस्टेब्लिश किया गया। 16th सेंचुरी यानी कि 1641 में डच गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया, ताकत के जरिए, वार के जरिए, जंग के जरिए। उसके बाद 18th सेंचुरी 1824 में ब्रिटिश ने अपना यहाँ पर जो है हुक्मरानी की, और इसी दौर में चाइना और इंडिया ने मलेशिया में बिजनेस स्टार्ट किए। 1942 से लेकर 1945 तक जापान ने मलेशिया पर हुक्मरानी की, और इसी तरह से 1946 में मलेशिया की 11 रियासतों ने मिलकर एक यूनियन बनाई जिसको मैले यूनियन का नाम दिया गया। 1948 में ये जो मैले यूनियन थी, जो 11 रियासतों ने मिलकर बनाई थी, इसको कन्वर्ट कर दिया गया फेडरेशन में। 1957, डेट भी बता रहा हूं मैं, 31 अगस्त 1957 में ये जो फेडरेशन बनी थी, इसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया, इसको तस्लीम कर लिया गया आल जो है इंटरनेशनल लॉ के तहत कि ये एक रियासत है। ये जो इंडिपेंडेंस डे है यानी कि 31 अगस्त 1957, इसको इन्होंने मर्किडा डे के नाम से जो है रिकॉग्नाइज किया अपने इंडिपेंडेंस डे को। आपसे पूछा जा सकता है ये जो मर्किडा डे है ये बेसिकली है क्या, तो आप बता सकते हैं ये मलेशिया का इंडिपेंडेंस डे है। 16 सितंबर 1963 को इस मेले को बदल दिया गया मलेशिया में, और 1965 को जो सिंगापुर था उसको मलेशिया से अलहदा कर दिया गया। सुप्रीम लॉ कौन सा है? मलेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। और हर वो कानून जो मर्किडा डे यानी कि 31 अगस्त 1957 के बाद जो हर वो कानून जो एस्टेब्लिश किया गया, पास किया गया है, वो सुप्रीम लॉ है। मार्क्सवाई उस कानून के जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या जो इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन से, ऐसा कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या इनकंसिस्टेंट है, उसको वाइड डिक्लेयर किया गया। उसके बाद हम लोगों ने फंडामेंटल लिबर्टीज को पढ़ा, उसमें आप आगे जी क्वेश्चन हो आप लोगों का। नहीं सर, क्लियर हो गया सर। ये आर्टिकल कौन सा है जो आज हमने पढ़ा है? हम लोगों ने जो बेसिकली आर्टिकल पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ा है आप लोगों का 1 और इसकी हिस्ट्री। आर्टिकल 2, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट अदर स्टेट्स। आर्टिकल 4, आर्टिकल 3, 4 और आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 को हम पढ़ रहे थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर, इंशाल्लाह ताला। सर हमजा को भी अनम्यूट कर दें। मैंने तो अनम्यूट किया हुआ है, हमजा खुद ही नहीं अनम्यूट हो रहा। हमजा ने खुद ही अनम्यूट किया। सर पेपर्स इंशाल्लाह एमसीक्यूज की फॉर्म में आएंगे। एमसीक्यूज ही होंगे। मैं फिर आप लोगों को रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को एडवाइस भी कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट के साथ साथ मैं एडवाइस भी कर रहा हूँ कि आप अब इसको इन डिटेल पढ़ें, बुक को पढ़ें, बुक को क्वेश्चन वाइज नहीं पढ़ें, बुक की एक एक चीज को पढ़ें। जैसे मैंने आपको मर्किडा डे था, पहले शायद आप ना जानते हो ये मर्किडा डे क्या है, तो मैंने आप लोगों को इसलिए इसको एस्टेब्लिश किया कि